एक बाल उपन्यास जिसे श्री सत्यदेव सवितंद्र ने लिखा है। थार में पिकनिक। पिछले कई दिनों से जंगल में चुप्पी छाई हुई थी। कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। जंगल का राजा शेर अपनी मस्ती में मस्त था। वह रात को शिकार के लिए निकलता, कुछ खा पी लेता और दिन निकलने से पहले अपनी मांद में घुस जाता। हाथी को जैसे किसी की परवाह ही न थी। वह झरने के नीचे बैठ जाता, ठंडे पानी का आनंद लेता। कभी जीभ में आता तो कुछ खा लेता, वापस वहीं आकर बैठ जाता। हिरण पिछले कई दिनों से कुछ बीमार सा था। उसे क्या हुआ था किसी को पता न था। उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। बंदर के भी ऐसे ही हाल थे। उसकी उछल कूद बंद थी। वह नीम के एक घने पेड़ की शाखा में अपना डेरा डाले बैठा था। चिड़ियाएं भी डरी सहमी बैठी थी। वे जैसे चहचहाना ही भूल गई थी। कबूतरों की गुटरगू भी बंद थी। खरगोश तो कई दिनों से नजर ही नहीं आया था। इस बीच एक दिन शहर के कुछ लोग पिकनिक मनाने जंगल आए। उन्होंने अपने डेरे एक पेड़ के नीचे डाल लिए। उसी पेड़ पर बंदर भी रहता था। वह उन शहरी लोगों की कारगुजारियां देखता रहा। उन लोगों में कुछ शिकारी भी थे। बंदर ने एक आदमी के पास बंदूक देख ली। तब उसे इस बात का पता चला। वह कुछ सतर्क हो गया, लेकिन वह बड़े आराम से बैठा रहा, अपनी जगह से उठा ही नहीं। पिकनिक मनाने आए लोग कुछ खाने पीने का सामान साथ लाए थे। वह उन्होंने खा पी लिया। जंगल की चुप्पी पर उन्हें भी आश्चर्य था। कुछ लोग शायद उस सन्नाटे से डर भी गए थे। ऐसा क्या जंगल जिसमें किसी जीव जंतु की आवाज़ ही न हो। वे लोग दिन भर सोचते रहे, इधर उधर घूमते फिरते रहे। आखिर दिन ढलने लगा। शाम का धुंधलका छाने लगा। वे लोग अपने अपने सामान को समेटने लगे और फिर वापस चले गए। उन लोगों के जाने के बाद बंदर पेड़ से नीचे उतरा। पिकनिक मनाने आए लोग वहाँ कुछ गंदगी कर गए थे। बंदर को बहुत बुरा लगा। उसने पेड़ के नीचे झाड़ू लगाकर सफाई की, फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। उस रात बंदर को नींद नहीं आई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल के सारे वासी इतने चुप क्यों हैं। ऐसा कोई कारण भी न था। उस रात में भी उसे न तो शेर की दहाड़ सुनाई दी, न हाथी की चिंगाड़। कोयल और मोर तक चुप थे। बंदर को बहुत आश्चर्य हो रहा था। देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि जंगल के सारे वासी बोर हो गए हैं। एक ही जगह, एक जैसा खाना, वही जंगल, वे ही पेड़, वे ही झरने, सब कुछ वही पुराना, कुछ भी नया नहीं। अचानक उसे पिकनिक का ख्याल आया। उसने सोचा कि जंगल के सारे पशु पक्षी व जीव जंतु यदि एक बार पिकनिक मना आए तो सभी तरोताज़ा हो जाएंगे। शायद उससे जंगल का यह सन्नाटा भी टूटे और फिर सभी जंगलवासी पहले की तरह एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। लेकिन यह तो उसके मन की एक योजना थी। उसे लागू करवाना उसके बस की बात न थी। सबसे पहले सेहत का ख्याल करना था, क्योंकि जंगल में कई तो बीमार ही थे। भला किसी बीमार को पिकनिक मनाना कैसे सुहाता। फिर आधे तो चले, आधे न चले। सोचते हुए बंदर फिर दुविधा में पड़ गया। एक मुख्य बात, जंगल के राजा शेर की आज्ञा की थी। हो सकता है राजा जी को उसका प्रस्ताव बिल्कुल अच्छा न लगे और गुस्से में वे एक झापड़ रसीद कर दें। उनका तो झापड़ होगा और अपने प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सोचते हुए बंदर मन ही मन काँप गया। आखिर उसने एक योजना बनाई। यदि पहले कुछ जंगल के साथियों को ही पटाया जाए तो बात बन सकती है। यदि जंगल के साथी राजी हो तो सभी मिलकर शेर से निवेदन कर सकते हैं। तब शायद किसी को झापड़ न खाना पड़े, फिर काम बन ही जाएगा। बंदर ने एक बार फिर विचार किया, हर तरह के सवालों के जवाब भी सोच लिए और पिकनिक की योजना को लागू करवाने के लिए चल पड़ा। बंदर जब हिरण के घर पहुंचा तो वह अपनी हिरणी के साथ गप्पे मार रहा था। पास में उसके बच्चे खेल रहे थे। हिरण ने बंदर को देखा तो वह अपनी जगह से उठा और बंदर का स्वागत करते हुए बोला, आओ बंदर भैया, आज तो बहुत दिनों से देखे हो। अंदर आ जाओ, तुम तो रास्ता ही भूल गए। गपशप के लिए कहाँ समय है।
बंदर कुछ दबे स्वर में बोला, बहुत दिनों से जंगल में चुप्पी छाई है। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए मैं सोचता हूँ हम सभी कहीं पिकनिक पर हो आए। यही बातचीत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। योजना बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ बंदर भैया, हिरण बोला। तो चलो मेरे साथ, बंदर तत्काल बोला। हम कुछ और साथियों को भी अपने साथ लेते हैं। तभी हिरण के दोनों बच्चे आ गए। वे एक साथ बोले, बंदर चाचा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारी बड़ी इच्छा हो रही है पिकनिक पर जाने की। बंदर ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा, फिर बोला, पिकनिक पर जाएंगे तो तुम्हें तो जरूर साथ लेंगे। हम सभी सपरिवार पिकनिक मनाने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। बंदर और हिरण दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में बंदर ने हिरण को पूरी योजना समझा दी। हिरण को भी वह योजना बहुत अच्छी लगी। उसने बंदर को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। मोर और खरगोश पास पास ही रहते थे। उनके घर के आगे पहुंचकर बंदर मोर को मनाने और हिरण खरगोश को पिकनिक के लिए राजी करने के लिए चला गया। थोड़ी देर में बंदर और हिरण मोर और खरगोश को लेकर आ गए। अब चारों भालू के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में खरगोश एक जगह रुक गया। खरगोश ने सभी को रोकते हुए कहा, भाइयों, यहाँ लोमड़ी रहती है, क्यों ना हम उसे भी अपने साथ लेते चलें, इससे हम 4 से 5 हो जाएंगे। खरगोश की बात का बंदर ने खंडन कर दिया। वह बोला, खरगोश भाई, तुम बड़े भूले हो, लोमड़ी को अपने साथ लेना ठीक नहीं। वह कोई ना कोई छुपी चाल चलकर हमारी योजना को बिगाड़ देगी। तभी मोर बोला, लोमड़ी बड़ी साथी है, उसे तब भी चलने का कहेंगे जब हमारी योजना बन जाएगी। खरगोश ने उनकी बात मान ली। वे फिर चल पड़े। चलते चलते भालू के द्वार पर पहुंच गए। भालू के घर में घुसने की किसी की हिम्मत न हुई। थोड़ी देर तक वे एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। आखिर बंदर ने ही हिम्मत की। वह आगे बढ़ा और भालू के दरवाजे के ठीक पास पहुंचकर बोला, भालू भैया, ओ भालू भैया, जरा बाहर आओ, हमें कुछ बात करनी है। कौन है? अंदर भालू के अंदर की आवाज आई। हम सभी आपके साथी हैं, हम लोग आपसे बात करने आए हैं, जरा बाहर आइए, बंदर ने ऊंची आवाज में कहा। थोड़ी देर में भालू अपनी मस्त चाल चलता हुआ बाहर आया। तब तक बंदर दरवाजे से हट गया था। वह सभी के साथ कुछ दूर खड़ा था। सभी ने एक साथ भालू को नमस्कार किया। भालू ने गर्दन हिलाकर उनके नमस्कार का जवाब दिया। फिर बंदर बोला, बात यह है कि जंगल में बहुत दिनों से मायूसी छाई हुई है, अतः मैंने सभी के साथ पिकनिक मनाने की योजना बनाई है। इसलिए तुम कौन होते हो कोई योजना बनाने वाले इस जंगल में? बंदर की बात को बीच में काटते हुए भालू बोला, अभी तो जंगल के राजा शेर, हमारे बड़े हाकिम हाथी जी और नायब हाकिम स्वयं मैं जंगल में ही बैठे हैं। मैं वही तो बात करने आया हूँ भाई साहब, आप मेरी बात को सुन लो, बंदर ने विनम्र होकर कहा। भालू फिर कुछ गुस्से से बोला, तुम अपनी बात कहने आए हो या निवेदन करने? तभी हिरण बोला, हम लोग निवेदन ही करने आए हैं। पहले आपसे आज्ञा ले, फिर आपको साथ लेकर हाथी से भी निवेदन करने जाना चाहेंगे। यह अच्छी बात है भालू ने कहा, लेकिन पहले तुम चित्ते और अजगर से बात कर लो, उसके बाद हाकिम साहब के पास चले जाओ। तुम उन दोनों से बात कर आओ, मेरी तरफ से भी कह देना, फिर उन्हें लेकर यहाँ आ जाना, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। जो आज्ञा, बंदर बोला, और वे सभी चित्ते की गुफा की तरफ चल पड़े। रास्ते में थोड़ी देर तक सभी चुप रहे। वे सभी शायद भालू की लताड़ के बारे में सोच रहे थे। मोर और खरगोश तो कुछ डरे हुए ही लग रहे थे। तभी हिरण ने बात छेड़ी, तुम सभी चुप क्यों हो? देखो भाइयों, जब कोई योजना बनेगी तो ऐसी दिक्कत तो आएगी ही, हमें घबराना या हताश नहीं होना चाहिए। खरगोश ने हिरण की बात का समर्थन किया। फिर उसने बंदर से पूछा, भालू जी, हमारे जंगल के नायब हाकिम कब बन गए? इसकी लंबी कहानी है। बंदर ने बात शुरू करते हुए कहा, एक बार जंगल में एक प्रतियोगिता हुई थी। जंगल के राजा शेर उस प्रतियोगिता के निर्णायक थे। उसमें हाथी की जीत हुई। उसके बाद शेर ने
हाथी को जंगल का हाकिम नियुक्त कर दिया। फिर शेर के पास ही हाथी का एक आसन बनाया गया। थोड़ी देर शेर और हाथी में कुछ गुसर फुसर हुई। दोनों ने आपस में कुछ तय कर लिया। फिर शेर ने घोषणा की कि जंगल का कोई भी वासी जब प्रतियोगिता में हाथी का मुकाबला करे, हार जीत की बात नहीं है, यदि मुकाबला करने में साहस का परिचय मिला तब ही उसे जंगल का नायब हाकिम घोषित किया जाएगा। हाथी के साथ देर तक कोई भी प्रतियोगिता में नहीं उतरा। कुछ देर बाद भालू उठा और मुकाबले के लिए मैदान में आ गया। हाथी के सामने भालू को मैदान में उतरा देख कर ही शेर ने तालियां बजा दी। फिर भालू को जंगल का नायब हाकिम घोषित कर दिया। तब से भालू नायब हाकिम होने की धौंस दिखा रहा है। मोर ने पूछा, तो क्या मुकाबला हुआ ही नहीं? हाँ, मुकाबला हुआ ही नहीं, बंदर बोला। राजा जी जंगलवासियों की हिम्मत देखना चाहते थे। यही तो हाथी से उनकी गुपचुप बात हुई थी। खरगोश ने अपनी जिज्ञासा के साथ प्रश्न किया, क्या उस सभा में हमारे साथी पिता या अजगर नहीं थे? सभी उपस्थित थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सभी यह समझ रहे थे कि मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन मुकाबला तो हुआ ही नहीं और बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया और नायब हाकिम का पद भालू को मिल गया। बंदर बोला। हिरन ने चुटकी लेते हुए कहा, यदि मुकाबला हो गया होता तो भालू साहब को हाथी की नानी जरूर याद दिला देते। सभी एक साथ हाहाकार लगाकर हंस पड़े। सामने ही चित्ते की गुफा थी। बंदर ने सभी को चुप रहने का संकेत किया। वे गुफा के बाहर जाकर खड़े। चित्ते की गुफा के ठीक बाहर खड़े होकर बंदर ने आवाज लगाई, क्या चित्ते जी घर में हैं? कृपा कर थोड़ी देर के लिए बाहर पधारे। हम नायब हाकिम साहब भालू जी का संदेश लेकर आए हैं। थोड़ी देर तक किसी प्रकार का जवाब नहीं आया। बंदर फिर आवाज लगाने ही वाला था कि गुफा के भीतर से आता हुआ चीता नजर आ गया। चित्ते को देख पहले तो सभी डर गए, फिर सावधान हो गए और एक साथ अभिवादन करने लगे। गुफा के द्वार पर चित्ते ने अपने बायां पैर उठाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। फिर बोला, बताइए क्या संदेश लेकर आए हो? बंदर आगे बढ़ा। एक बार फिर झुककर उसने अभिवादन किया। फिर बोला, निवेदन यह है कि जंगल में पिछले कई दिनों से चुप्पी छाई हुई है। कोई हलचल ही नहीं है। सभी जंगलवासी बहुत दिनों से चुप बैठे हैं। इसलिए कुछ नवीनता के लिए हमने बड़े मन से एक योजना बनाई है। तभी बंदर की बात तत्काल काटते हुए हिरण बोला, मैं बताता हूँ मान्यवर, कोई योजना वगैरह की बात नहीं है। हम क्या योजना बनाकर आपको बताएं। निवेदन यह है कि जंगलवासियों का एक पिकनिक हो और नायब हाकिम भालू जी ने कहा है कि हम पहले आपसे निवेदन करें और आपकी सहमति लेकर आपके साथ अजगर को भी ले, फिर भालू जी के घर चले। वे हमारे साथ हाकिम साहब हाथी जी को राजी करने चलेंगे। वे राजी हो गए तो फिर शेर साहब के सभी के साथ कहीं पिकनिक मनाने के लिए चलने की विनती करेंगे। चित्ते ने लंबी सी उबासी खाई, फिर बंदर की तरफ देखकर बोला, योजना तो शायद तुमने ही बनाई है। ठीक है, अच्छी योजना है, लेकिन तुम्हें बात करना नहीं आता। फिर हिरण की तरफ देखकर बोला, तुम बड़े समझदार हो। अच्छा, तुम अजगर को साथ ले आओ। लौटते हुए मैं तुम्हें यही मिलूंगा और अब तुम सभी तत्काल यहाँ से दफा हो जाओ। चित्ते का आदेश सुनते ही सभी वहाँ से दबे पांव खिसक लिए। जान बची लाखों पाए, वे सभी ऐसा ही सोच रहे थे। फिर सभी अजगर के ठिकाने की तरफ चल पड़े। अजगर पेड़ों के झुरमुट के बीच रहता था। अपनी मस्ती में मस्त रहने के लिए वह पूरे जंगल में विख्यात था। उसकी न तो किसी से दोस्ती थी, ना ही दुश्मनी। वे सभी जब अजगर के द्वार पहुंचे तो अजगर बाहर ही पड़ा मिल गया। वह शायद शिकार पर जाने के लिए निकल रहा था। उन सभी को देख बोला, आज सभी मिलकर कहाँ धावा बोलने जा रहे हो? धावा बोलने का साहस हम नहीं कर सकते हैं अजगर भैया, हिरण ने विनम्रता से कहा। हम सभी आपसे यह विनती करने आए हैं कि जंगल वासियों का एक पिकनिक हो और हम सभी मिलकर हाकिम साहब हाथी जी से निवेदन करें। वे राजी हो जाए तो फिर राजा जी के पास चलेंगे। पिकनिक? अजगर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, कहाँ मनाएंगे हम पिकनिक? फिर जंगल का क्या होगा? हम पिकनिक मनाने चले और पीछे से शहर वालों ने आकर पूरा जंगल ही काट लिया तो हम रहेंगे कहाँ?
देखो भाई लोगों, मुझे आदमी लोगों पर कतई विश्वास नहीं है। इन सभी बातों पर हमें विचार करना है। खरगोश बोला, इसलिए हम भालूजी और चीते जी से मिल आए हैं। हम सभी विचार विमर्श करते रहेंगे, फिर हाकिम साहब से निवेदन करेंगे। फिलहाल चीते जी के वहाँ चलना है। वे अपने घर के बाहर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलो, हम इस योजना में तुम्हारे साथ हैं। कहते हुए अजगर उन सभी के साथ हो गया। वे जब चित्ते की गुफा के बाहर पहुंचे तो चित्ते के साथ ही बाघ भी था। सभी ने आपस में नमस्कार किया, एक दूसरे को नमस्कार का जवाब दिया। फिर चीता बोला, अब हम नायब हाकिम भालूजी को लेते हुए हाकिम साहब के पास चलेंगे। अच्छा यह होगा कि पिकनिक की बात पर हम सभी एक मत रहे। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह पहले हाथी जी को और फिर शेर साहब को इसके लिए राज़ी करना ही होगा। सभी ने एक स्वर में चीते की बात का समर्थन किया। जंगल में कई दिनों से जंगलवासियों का एक साथ स्वर गूंजा था। बंदर तो इसे अनुभव ही कर रहा था, दूसरे जंगलवासी भी इसे मन ही मन जान रहे थे। अब चीते के साथ बाघ, अजगर, भालू, हिरण, मोर, खरगोश और बंदर थे। वे सभी भालू की तरफ ही चल पड़े। नायब हाकिम साहब नमस्कार। भालू को संबोधित करते हुए चीते ने कुछ ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई। भालू घर में से बाहर निकला। पहले तो उसने सभी पर एक दृष्टि डाली, फिर बोला, मेरे द्वार पर आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे मित्रों, आप सभी एक साथ मेरे घर पहली बार आए हैं। अंदर आइए, कुछ जलपान तो लीजिए। आप बोलते बहुत है नायब हाकिम साहब, चीते ने फिर चुटकी लेते हुए कहा। हम लोग पहली बार नहीं, दूसरी बार आपके द्वार पर आए हैं। वो कैसे? पहले कब आए थे आप लोग यहाँ? बालों ने आश्चर्य से पूछा। चीता बोला, पहले जब हम आए थे तब एक खुशी का मौका था। हम सभी ने आपके घर भोजन किया था, देर रात तक झूमते गाते रहे थे। हाँ हाँ, याद आया, भालू अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला। आप उस दिन की बात कर रहे हैं जब हम एक ठहाका लगाते हुए इस जंगल के नायब हाकिम नियुक्त हुए थे। अच्छा हुआ कि आपको याद आ गया, चित्ता बोला। इसलिए आज हम कुछ नहीं कर लेंगे। समय की बचत करते हुए पहले हम हाकिम साहब के पास ही चले तो अच्छा होगा। हाँ चलिए, कहते हुए भालू रवाना होने लगा। फिर क्षण भर को रुक गया, बोला, पहले हम हिरण को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक अच्छी बात सोची और हम सभी को एक साथ होने का अवसर मिला। चीता बोला, अजगर भाई, हमें पिकनिक मनाने बहुत दूर जाना है। तुम इतनी सी दूर में हाफ जाओगे तो कैसे चलेगा? इसलिए तुम ऐसा करो, हम लोग आते ही हैं, तुम तब तक झरने की तरफ चलो। अजगर ने बड़ी सी उबासी खाई, फिर बोला, अच्छा भाई, चलता हूँ। क्या करूँ, भगवान ने शरीर ही ऐसा दिया है, मैं तो कभी चलता ही नहीं हूँ। शिकार को पकड़कर निगल लेता हूँ, फिर किसी पेड़ के लिपट जाता हूँ तो वह पेट के अंदर चकनाचूर हो जाता है। लगता है अब धूप ढल चुकी है, शाम होने लगी है। वातावरण में ठंडक थी। ठंडे पानी के झरने से कुछ दूर हाथी खड़ा था। शायद वह स्नान कर आया ही था। उसकी भारी भरकम देह से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी। जंगल के हाकिम साहब को हम सभी का नमस्कार मालूम हो, भालू ने कुछ उच्च स्वर में कहा। हाथी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से सभी की ओर देखा। सामने भालू खड़ा था, उसके पीछे बहुत सारे जंगलवासी थे। हाथी ने उन सभी को एक साथ देखा तो पल भर सोचने लग गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह बोला, आज तुम सभी को एक साथ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सब खैरियत तो है? आपके होते हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपकी कृपा से सब ठीक है, भालू बोला। तो क्या मैं तुम सभी के आने का कारण पूछ सकता हूँ? हम खुद ही निवेदन करने आए हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हम सभी आपसे एक मामले में
आज्ञा लेने आए हैं। भालू ने कहा, यदि कोई अच्छी बात है तो तुम्हारा स्वागत है। पहले तुम सभी इस झरने में स्नान कर लो, तुम सभी की तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। फिर बैठकर कुछ हम बात कर लेते हैं। जो आज्ञा। कहते हुए भालू ने सभी को स्नान करने का संकेत किया। सभी शीतल झरने के नीचे स्नान करने लगे। हाथी ने अपना शाकाहारी भोजन एकत्रित कर रखा था। वह तब तक भोजन ग्रहण करता रहा। भोजन करने के बाद उसने एक डकार ली। सभी जंगलवासी तब तक स्नान कर चुके थे। हाथी की डकार सुनकर वे समझ गए थे कि हाकिम साहब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। वे सभी हाथी के सामने जाकर बैठ गए। बातचीत शुरू हुई इससे पहले हाथी ने नायब हाकिम भालू को अपने पास बुला लिया। उसने आसन के पास ही भालू के लिए भी आसन बना था। वे दोनों बैठ गए। शेष सभी सामने आ गए थे। चीता अपनी जगह से खड़ा था। वह बोला, जंगल भर में बहुत दिनों से मायूसी छाई हुई है। हम लोग आपस में मिलते ही नहीं हैं। सभी अपनी मस्ती में मस्त है। इसलिए हम लोग पिकनिक पर चलना चाहते हैं। कुछ दिन कहीं घूम आएंगे तो तरोताज़ा हो जाएंगे। इस जंगल की रौनक लौट आएगी। योजना तो अच्छी है, हाथी बोला, लेकिन पिकनिक पर चलेंगे कहाँ? यही तो बात करने हम आए हैं। जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं चलेंगे, भालू बोला। फिर भी तुम लोगों ने कहाँ चलने के लिए बारे में सोचा है? तभी बंदर बोला, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूँ। हाथी ने सूंड हिलाकर आज्ञा दे दी। पिकनिक पर हम सभी शहर हो आए, बड़ा मज़ा आएगा। शहर के लोग जंगल में पिकनिक मनाने आते हैं और जंगल में गंदगी कर जाते हैं। हम शहर में पिकनिक मनाएंगे, लौटते हुए सब साफ सफाई कर आएंगे। शहर वालों को जंगल में गंदगी न करने की सीख देने की इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, मान्यवर। सभी जंगलवासी बंदर की बात गौर से सुन रहे थे। बंदर फिर बोला, हमने अब तक शहर देखा ही नहीं। हमारे कुछ साथी बिछुड़ गए हैं। शायद उन्हें पकड़कर शहर में पिंजरों में डालकर रखा गया है। लोग उन्हें तमाशे की तरह देखने आते हैं। क्यों भाई, हम कोई तमाशा है? इस बहाने हम उनसे भी मिल आएंगे। और कुछ? हाथी बोला। हिरण आगे आया। वह बोला, मान्यवर, शहर में बहुत सारी चीज़ें देखने योग्य है। हम वे भी देख आएंगे। खरगोश बीच में ही बोल पड़ा, मैं कुछ खरीदारी करना चाहता हूँ। पिकनिक के बहाने वह भी हो जाएगा। अजगर भी अपनी जगह से सरका। शहर वालों ने शायद मुझे देखा ही नहीं है। मैं उन्हें दर्शन देना चाहता हूँ, मान्यवर। ठीक है, जब तुम सभी की इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पिकनिक पर चलने की आज्ञा तो शेर साहब देंगे तभी होगा। वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा है। हाथी ने अपनी बात कही। हाथी की बात सुनकर एक बार सभी खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ ने आपस में ताली मिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। हाथी और भालू उन सभी को खुशी में झूमते हुए देखते रहे। फिर हाथी बोला, ठीक है, आज मैं राजा साहब से बात करूंगा। रात में वे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। न भी मिले तो कल दिन में बात होगी। तुम कल शाम को वापस यहीं हाजिर हो जाना। ध्यान रहे सभी लोग आ जाना। आधे अधूरे आए तो शायद राजा जी इनकार कर दे। हाथी की बात से सभी सहमत थे। फिर भी भालू बोला, हाकिम साहब, कृपया आप हमारी बात को ठीक से राजा साहब के सामने रख दे। बात इस तरह से कहे कि वे इनकार न कर सके। मैं तो अपनी तरफ से ठीक से बात कर ही लूँगा, लेकिन वे राजा हैं, माने भी और न भी माने, इसलिए बाकी बात हम कल करेंगे। हाथी ने अपना निर्णय सुना दिया। जो आज्ञा हाकिम साहब, चीते ने कहा। अब हमें आज्ञा दें। हाथी ने अपने सूंड को हवा में उछाल दिया। यह हाथी की आज्ञा ही थी। सभी उठकर वहां से रवाना हो गए। एक ऊंचा सा आसन बना हुआ था। आसन पर जंगल के राजा शेर बैठे थे। उस आसन से कुछ नीचे 2 आसन और थे। उनमें से एक पर हाथी और दूसरे पर भालू विराजमान थे। सामने एक दरी बिछी थी जिस पर जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी और अन्य जंगलवासी थे। किसी सभा जैसा माहौल था। हाथी ने अपनी सूंड से संकेत कर हिरण को अपने पास बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। हिरण ने हाँ भरी और भालू के पास जाकर खड़ा हो गया।
सभी हिरण की तरफ ही देख रहे थे। उसने सर्वप्रथम शेर को प्रणाम किया, फिर बोला, आज की यह सभा प्रारंभ होती है। मुझे आज की सभा का संचालन करने का आदेश मिला है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तालियों के गड़गड़ाहट से जैसे पूरा जंगल गूंज गया। हिरण फिर बोला, हमारे हाकिम साहब ने राजा साहब से बात की है। हमारी पिकनिक की योजना के बारे में वैसे तो सारी बातें हो चुकी है। मैं सबसे पहले हमारे हाकिम साहब को ही आमंत्रित करता हूँ। वे शेर साहब से हुई बातचीत से हमें अवगत कराने की कृपा करें। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से हाकिम साहब का स्वागत करें। एक बार फिर तालियां बजी। सभी जंगलवासियों को मज़ा आ गया। हाथी ने अपनी बात प्रारंभ की। प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं राजा साहब से पिकनिक के बारे में बात करूंगा और हम सभी आज्ञा प्राप्त करेंगे। मुझे आप लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजा साहब पिकनिक की योजना पर सहमत हो गए हैं। हाथी की इस घोषणा से सभी एक साथ चिल्लाते हुए नाचने झूमने लगे। बंदर तो उछलने कूदने लग गया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसकी योजना सफल हुई। सभी जंगलवासी झूम रहे थे। वे मन ही मन पिकनिक में जाने की तैयारी करने लगे। कुछ तो कल्पना करते हुए शहर पहुंच गए थे। तभी हाथी फिर बोला, लेकिन राजा साहब ने पिकनिक के लिए शहर चलने से मना कर दिया है। वे शहर में रहने वाले आदमियों पर विश्वास नहीं करते हैं। राजा साहब का कहना है कि पिकनिक के लिए शहर कोई अच्छी जगह नहीं है। हाथी की इस बात से जैसे सभी की उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया। सभी मायूस हो गए। वे एक दूसरे की सूरत देखने लगे। लेकिन हमने खूब विचार विमर्श किया। आप सभी की भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम पिकनिक पर अवश्य चलेंगे और इसके लिए हमने हमारे साथी मोर पर विशेष जिम्मेदारी डाल दी है। सभी में एक बार घुसघुसाहट हो गई। सभी मोर की तरफ देख रहे थे। स्वयं मोर भी अपनी विशेष जिम्मेदारी को लेकर प्रसन्न भरी दृष्टि से हाथी को देख रहा था। हाथी बोला, हमने तय किया है कि पिकनिक पर हम थार के मरुस्थल में चलेंगे। पीली पीली रेत के धोरों पर 2 दिन रहेंगे। वहाँ के फल खाएंगे, वहाँ के पेड़ों को देखेंगे। हम सभी वहाँ पर गोडावण के मेहमान होंगे। इसलिए मोर स्वयं थार के रेगिस्तान जाकर गोडावण से बात करे। यदि गोडावण मेहमान नवाजी कर सके तो हम सभी तत्काल वहाँ के लिए चल पड़ेंगे। हाथी की बात पूरी हुई। सभा का संचालन कर रहे हिरण ने कहा, दोस्तों, हमारी पिकनिक की योजना पर ही बात हो रही है। यह तो तय है कि हमें पिकनिक पर चलना ही है। अतः अब हमें अपनी बात कहने के लिए मोर को आमंत्रित करता हूँ। मोर ने राजा साहब को प्रणाम किया, फिर बोला, मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी ने मुझे इस योग्य समझा। थार का मरुस्थल वाकई देखने योग्य जगह है। गोडावण हमारे साथी है। वह हमें हमारे पक्षी जाति के सम्मेलन में मिलता भी रहता है। वह कई बार हमें वहाँ के लिए आमंत्रित कर चुका है। मुझे विश्वास है कि गोडावण हमारे आतिथ्य में कोई कसर नहीं रखेगा। मैं कल ही थार के लिए चल पड़ता हूँ। लगभग 1 सप्ताह में लौट आऊँगा। तब तक आप पिकनिक की तैयारियां करें। मोर की बात से सभी को तसल्ली हुई। हिरण ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। यह तय हुआ कि अगले सप्ताह मोर के लौटने के लिए फिर बैठक होगी। इसके साथ ही सभा समाप्त हुई। जंगलवासी बहुत प्रसन्न थे। मोर के थार से लौटकर आने और गोडावण द्वारा पिकनिक के लिए सहमति देने की सूचना भालू और हाथी तक पहुंच गई थी। शायद राजा साहब को भी पता चल गया था। शाम को जंगलवासियों की बैठक थी। हाथी ने बंदर, हिरण और भालू को बैठक की व्यवस्था के लिए बुला लिया था। हाथी स्वयं शेर से बातचीत के लिए निकल गया था। शाम हुई। सभी जंगलवासी सभा स्थल पर एकत्रित हुए। इस बार सभा का संचालन चित्ते को सौंपा गया। शेर, हाथी व भालू ने आसन ग्रहण कर लिए। चित्ते ने अपना स्थान ग्रहण किया। वह बोला, साथियों, मैं पहली बार सभा का संचालन कर रहा हूँ। यह काम मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी आदेश की पालना कर रहा हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। यदि क्षमा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को देख लूँगा। चित्ते की बात पर कुछ को तो हंसी आ गई। कुछ ने अपनी गर्दन हिलाकर चित्ते का समर्थन कर दिया। हमारा साथी मोर थार के मरुस्थल से लौट आया है। प्रसन्नता की बात है कि गोडावण ने हमारी पिकनिक के लिए
सारी व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया है। अतः मैं मोर को भी आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपनी बात कहे, चित्ते ने कहा। थोड़ी सी तालियां बजी। मोर अपनी जगह से उठा। वह भालू के आसन के पास वक्ता वाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। शेर को प्रणाम कर मोर ने अपनी बात शुरू की। आप सभी जानते हैं कि गोडावण ने सभी व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया है, फिर भी हमारे साथी के क्षेत्र में दिक्कतें बहुत है। अच्छा होगा कि खाने की कुछ वस्तुएं हम साथ ले चलें। फिर जैसा राजा साहब का आदेश हो हम पालना करेंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मोर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। चित्ते ने फिर शेर को आमंत्रित किया। शेर ने अपने आसन पर बैठे ही अपनी बात कही। यह प्रसन्नता की बात है कि हम गोडावण के आतिथ्य में थार चल रहे हैं। तुम सब लोग खाने पीने की व्यवस्था साथ लोगे, सभी अनुशासन में रहोगे। कल रात को हम यहाँ से रवाना होंगे। रात रात चलेंगे, रात बीतने पर रुक जाएंगे, उजाले में आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर शाम होगी तब चलेंगे और फिर दिन निकलने से पहले थार पहुँच जाएंगे, जहाँ गोडावण अपने साथियों के साथ हमारी अगवानी करेंगे। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। शेर अपने स्थान से उठा ही न था, इसलिए सभा को संबोधित करने के बाद स्थान ग्रहण करने की बात ही नहीं थी। सभा में बहुत सारे जंगलवासियों को शेर की बात अखरी थी। कुछ को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी रोक ली। शेर साहब की बात पर हंसना खतरे से खाली न था। चित्ते ने कहा, आप में से कोई और बोलना चाहे तो उसका स्वागत है। बहुत देर तक कोई भी बोलने के लिए नहीं आया। सभी सभा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को पिकनिक की तैयारियां भी तो करनी थी। हाथी ने चित्ते को बुलाकर कान में कुछ कहा। चित्ता हाँ भरता रहा, फिर वापस संचालन स्थल पर पहुंच गया। वह बोला, तो तुम सभी अपनी तैयारियों में लग जाओ। कल रात को यहीं से हमें प्रस्थान करना है। सभी अपनी जगह से उठने लगे। तभी हाथी बोला, हमारा कोई भी साथी यहाँ रह न जाए, इसलिए सभी को कल रात पिकनिक के लिए रवाना होने की सूचना दे दे। तभी बंदर हाथी के पास पहुंचा। उसने हाथी से पूछा, क्या लोमड़ी को भी सूचित करना चाहिए? अवश्य, हाथी बोला। मैं जानता हूँ कि उसका स्वभाव बहुत खराब है, लेकिन सभी के साथ वह कुछ नहीं करेगी। उसे मेरी तरफ से भी पिकनिक पर चलने का कहना। जो आज्ञा। कहते हुए बंदर सभी के साथ हो गया। सभी जंगलवासी उत्साह के साथ अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। जंगलवासियों का उत्साह देखने योग्य था। सभी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। कोई अपना सूटकेस तैयार कर रहा था, तो कोई पानी की केतली भर रहा था। कोई अपने बच्चों में उलझा था, तो कोई दूसरी तैयारी में व्यस्त था। किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी। रवानगी का समय हो गया था। जंगल के राजा शेर बन ठन कर तैयार थे। वे बस रवाना होना चाहते थे। हाथी ने अपनी गले में घंटी लगा दी थी। बिल्ली के गले में टॉर्च लटक रही थी। बंदर की पीठ पर 2 झड़ियाँ थी, एक हरी और एक लाल। बंदर को ही सारा रास्ता बताते हुए आगे चलना था। अजगर का सामान हिरण के पास था। राजा जी का ऐसा ही आदेश था। हिरण ने अपना व अपने बच्चों का सामान पीठ पर लाद दिया था। सभी को ऊँट की कमी अखर रही थी। दरअसल जंगल में कोई ऊँट था ही नहीं। होता तो वह बहुत सारा सामान उठा लेता। कुछ गधे थे जंगल में, लेकिन वे पिकनिक पर चलने से इनकार कर चुके थे। तर्क तो उनका ठीक ही था। थार के मरुस्थल में उनके पैर मिट्टी में धंस जाते। राजा साहब कुछ गधों को सामान उठाने के लिए साथ लेना चाहते थे और दूसरा कोई कारण न था। इसलिए जब गधों ने अपनी समस्या बताई तो राजा जी तत्काल मान गए। उन्हें जंगल का ख्याल रखने की हिदायत दे दी। फिर राजा साहब ने 2 घोड़ों को अपने साथ लिया। वे थे भी राजा जी के प्रिय। उन्होंने राजा साहब, हाकिम साहब व नायब हाकिम साहब का सामान उठा रखा था। रात्रि विश्राम की व्यवस्था नीलगाय को करनी थी। यह भी उसका दायित्व होगा कि रात को किसी भी जंगलवासी को किसी तरह की समस्या न हो। यद्यपि राजा जी साथ थे, सो कोई रास्ते में या पिकनिक के दौरान कोई उद्दंडता तो नहीं कर सकता था। फिर भी राजा जी ने उसका प्रभारी चित्ते को नियुक्त किया। यह भी तय किया कि ऐसा होने पर दंड देने का काम अजगर करेगा। इस प्रकार पिकनिक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कोई भी बिंदु अछूता न था।
राजा जी को इस बात की पूरी तसल्ली हो गई थी। हाथी ने एक बार सभी पर नजर डाली। अब भी कुछ जंगलवासी धीमी गति से चल रहे थे। हाथी को लगा कि इस तरह तो रवाना हुआ ही नहीं जा सकता। उसने अपने गले में लटकी घंटी बजा दी। बिल्ली ने टॉर्च जलाई। वह चल पड़ने का संकेत था। बंदर ने तत्काल पीठ पर बंधी झंडी निकाली और टॉर्च की रोशनी से हवा में लहरा दी। तभी खरगोश दौड़कर आगे आ गया। उसने बिगुल बजा दिया। बिगुल की आवाज़ सुनते ही राजा जी चल पड़े। उनके पीछे हाथी, भालू व चीता भी रवाना हो गए। जंगल बहुत फैला हुआ था, घना भी बहुत था। उसे पार करने में देर तो लगनी ही थी। हाथी ने पीछे मुड़कर देखा। रवाना होने का स्थान बहुत पीछे छूट गया था। सबसे आगे जंगल के राजा बड़े ठाठ से चल रहे थे। उनके पीछे सभी जंगलवासी थे। हाँ, चीते को सबसे पीछे चलने का कहा गया था ताकि पीछे से कोई संकट ना आ जाए। संकट आ भी जाए तो चीता मुकाबला कर ही सकता था। सारे ही जंगलवासी चुपचाप चल रहे थे। केवल हाथी के गले में घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चांदनी रात थी, रास्ता नजर आ ही रहा था। पिकनिक के उत्साह में सभी लगातार चलते ही जा रहे थे। थकान का कोई प्रश्न ही न था। दूर तक रेत का सागर फैला हुआ था। पीली पीली सुनहरी रेत के ऊंचे ऊंचे धोरे नजर आ रहे थे। हवा चलने से धोरों पर लहरें अंकित हो गई थी। पिकनिक के लिए आए सभी जंगलवासी यह सब देखकर मुग्ध थे। मोर के अतिरिक्त सभी के लिए यह एक नया अनुभव था। उस अनुभव में रोचकता थी। सभी के भीतर कई जिज्ञासाएं भी थी। कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे मन में। उस ठंडी रेत पर चलना सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। वे सभी एक के बाद एक बालू रेत का टीला पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बंदर ने अपने साथ चल रहे हिरण से पूछ ही लिया, हमारे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ तो खूब ही है, यहाँ पर तो कोई पेड़ नज़र ही नहीं आ रहा। आखिर इसका क्या कारण है? हिरण ने कुछ देर तो जवाब ही नहीं दिया। शायद वह स्वयं भी यह जानता नहीं था। कुछ देर बाद बोला, रेगिस्तान है तो पेड़ कहाँ से होंगे? पेड़ नहीं है इसलिए ही तो रेगिस्तान है। बंदर को हिरण का जवाब कुछ जचा नहीं। वह बोला, यह तो वही बात हुई जैसे मैं तुम्हें यह पूछ लूँ कि तुम हिरण क्यों हो और तुम जवाब दे दो कि तुम बंदर नहीं हो इसलिए हिरण हो। यह तो निरी मूर्खता का जवाब होगा। तो तुमने कौन सा समझदारी का प्रश्न किया है? हिरण बोला, यदि यहाँ खूब सारे पेड़ हो तो बरसात भी खूब हो, क्योंकि पेड़ ही बादलों को आकर्षित करते हैं। जब बरसात हो तो पेड़ पौधे भी खूब होंगे। फिर तो यह रेगिस्तान न होकर हरा भरा क्षेत्र हो जाएगा। क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? ऐसे बताओ तो समझ में आ जाएगा। अब तुम तो पहेलियां बुझाते हो और बात को गोल मोल कर देते हो। बंदर बोला। अजगर ने शायद उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने दोनों को झिड़कते हुए कहा, क्या तुम रात भर चलते रहकर भी थके नहीं हो जो एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हो? चुपचाप चलते रहो। अजगर की बात सुनकर वे दोनों चुप हो गए। फिर कुछ तेज कदमों से चलने लगे। तभी हाथी की नज़र कहीं दूर तक जाकर अटक गई। उसने गौर से देखा, सामने थार के पशु पक्षी आदि खड़े थे। उसमें ऊँटों की संख्या अधिक थी। दूर दूर तक पीली रेत के टीले थे जो सोने के पहाड़ों जैसे लग रहे थे। हाथी ने इसकी सूचना शेर को दी। तत्काल ही सभी को पता चल गया कि पिकनिक की जगह आ गई। सभी के पाँवों में जैसे ताकत आ गई। वे सभी तेजी से चलने लगे। थोड़ी ही दूर चलने पर सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। सबसे आगे गोडावण खड़ा था। उसकी चोंच में पुष्पहार था। गोडावण के पीछे कई ऊँट थे। उसके बाद कुछ पशु व मोर व तीतर थे। सभी मालाएं लिए थे। जंगलवासियों का काफिला जब इनके निकट पहुंचा तो थार के पशु पक्षियों ने जंगल के राजा शेर की जयकार से आसमान गुंजा दिया। गोडावण के आगे बढ़कर शेर के गले में माला लगा दी। फिर दोनों गले मिले। थारवासियों ने एक एक कर सभी अतिथियों का माल्यार्पण किया। फिर सभी ने अपना सामान उतारा। शेर के लिए आसन बना हुआ था। 2 छोटे आसन हाथी व भालू के लिए भी थे। शेष सभी के लिए दरी बिछा दी गई थी। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए थे।
गोडावण सभी से हालचाल पूछ रहा था। इस बहाने परिचय भी हो रहा था, लेकिन जब अजगर से परिचय होने लगा तो गोडावण ठिठक गई। वह संयोग ही था कि जब अजगर ने एक बड़ी सी उबासी खाई थी। आखिर पूरी रात चलते चलते वह थक जो गया था। अजगर ने ही कहा, डरो मत गोडावण, बहना मैं अजगर हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। गोडावण बोली, बस नाम सुना था तुम्हारा, आज साक्षात भेंट हुई है, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों की पिकनिक क्या हुई, हमें तो मज़ा ही आ गया। तभी एक ऊँट गोडावण के पास आया। उसने गोडावण को तत्काल राजा जी से मिलने को कहा। गोडावण शेर की तरफ चली गई। शेर बोला, मेजबान जी, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुमने बहुत अच्छा स्वागत किया है। तुम सभी थारवासी भी कभी हमारे इधर आओ। इस तरह आने जाने से प्रेम बढ़ता है, जानकारी भी मिलती है। इससे हम सब हमारे प्रदेश राजस्थान और भारत देश की प्रिय धरती को जान सकते हैं। अवश्य हाजिर होंगे राजा साहब, अब तो सिलसिला बना है, इसे खत्म नहीं होने देंगे। गोडावण विनम्रता से बोली। सभी नाश्ता कर चुके थे। गोडावण ने तब तक शेर को थार के बारे में जानकारियां दी, अपने सारे रीति रिवाज बताए, थार के मौसम में के बारे में बताया, खेजड़ी और यहाँ की सेवण घास के बारे में जानकारी दी। बहुत सारे जंगलवासी भी वहाँ एकत्रित हो गए। वे गोडावण की बातें बड़े चाव से सुन रहे थे। दोपहर का समय होने लगा था। गोडावण ने सभी को हिदायत दी थी कि कोई दोपहर में बाहर ना निकले, अन्यथा लू लग सकती है। अतः सभी जंगलवासी आसपास की खेजड़ियों के पेड़ों के नीचे आराम करने लगे। थारवासी जंगलवासियों को किस्से कहानियां कहते रहे, सुनते सुनते ही गहरी नींद में खो गए। थार का मरुस्थल जंगलवासियों के आने से जैसे चहकने लगा था। जंगलवासी इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। कोई रेत के ठंडे धोरों पर अपने पंजे मान रहा था, तो कोई पीली पीली रेत एक दूसरे पर उछाल रहे थे। बरसात हो जाने से बेकलू रेत भी जमी हुई थी। थार का माहौल सुहाना हो गया था। भोजन में अभी कुछ देर थी। गोडावण ने सभी को रेत के एक ऊंचे धोरे पर बुलाया। फिर वह बोली, वह दूर पीला पीला किला नजर आ रहा है, वह स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दुर्ग है। यह वही किला है जिसे सारी दुनिया देखने आती है। सभी उस किले की ओर देखने लगे। खरगोश सब तक फुदकता हुआ गोडावण के पास आ गया। वह भी किले को गौर से देखने लगा। फिर बोला, क्या स्वर्ण नगरी जैसलमेर का किला सोने का बना हुआ है? नहीं, गोडावण बोली, यहाँ के पीले पत्थरों से बना होने के कारण सोने जैसा लगता है। खास तौर से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय एकदम सोने जैसा ही जान पड़ता है। किला ही नहीं, जैसलमेर की हवेलियाँ, महल, छतरियाँ तथा घर भी सोने जैसे लगते हैं। उन पर बारीक खुदाई तो चार चांद लगा देती है। भालू बहुत देर से सभी की बातें सुन रहा था। उसने भी अपना प्रश्न किया, और क्या है यहाँ देखने योग्य? वह बताओ, ताकि हम बहुत दिनों तक उसकी बात करते रहे। यहाँ से सूर्यास्त बिंदु भी देखा जाता है। गोडावण उत्साह से बोली। ढलता हुआ सूर्य एक लालिमा लिए होता है, उसके साथ पीली पीली रेत बहुत सुंदर लगती है। संसार के कोने कोने से आए लोग रेत के टिल्लों के पीछे गुम होते हुए सूर्य को देखकर धन्य होते हैं, तो क्यों नहीं हम भी धन्य हो जाएं? चित्ते ने कहा तो सभी मेजबान व मेहमान खिलखिलाकर हंस पड़े। गोडावण ने सभी को रेत के उस टिल्ले से नीचे उतरने को कहा। थोड़ी देर में सभी नीचे आ गए। सामने पश्चिम दिशा थी। उस दिशा में दो ऊंचे रेत के टीले थे। दोनों के बीच में सूर्य था। वह लगातार नीचे जा रहा था। सभी सूर्यास्त का वह दृश्य चाव से देख रहे थे। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद कुछ अंधेरा सा छा गया। तभी एक ऊंट एक मोर के साथ वहां आया। साथ में एक सोन चिड़ैया भी थी। उन तीनों ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे भोजन के स्थान की तरफ चल पड़े। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। थारवासियों ने खूब मनुहारी कर सभी को भोजन कराया। भोजन बना भी खूब स्वादिष्ट था। फिर परोसा भी पत्तल में गया था। भोजन में जैसलमेर की प्रसिद्ध मिठाई, गोटवे के लड्डू,
बड़े स्वादिष्ट थे। चने की सब्जी और चावल का अलग ही मज़ा था। कई व्यंजन थे जो जंगलवासियों के लिए स्वाद का अनुभव करा रहे थे। जंगलवासियों ने भरपेट भोजन किया। हाथी ने चुटकी लेते हुए कहा, भाइयों, भोजन करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि आज की रात हमें यात्रा भी करनी है। हाथी के बात का जवाब नीलगाय ने दिया, क्षमा करना हाकिम साहब, हमें आपकी सेहत की ही सबसे ज़्यादा चिंता है। नीलगाय की इस बात पर सभी ने ठहाका लगाया। शेर भी देर तक अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। थारवासी भी इस पर देर तक हंसते रहे। उन्हें भी नीलगाय की बात पर मज़ा आ गया। आखिर विदाई की घड़ी आ गई। सभी ने अपना अपना सामान बांध लिया। गोडावण ने सभी जंगलवासियों की विदाई की तैयारी कर रखी थी। शेर ने कहा, आप सभी का प्रेम कभी भूल नहीं सकते। मैं सभी जंगलवासियों की तरफ से आपको हमारे जंगल में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थारवासियों ने जंगल के राजा की जयकार की। जंगलवासियों का काफिला वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ा। थारवासी उन्हें विदा करते हुए अपनी आंखें पोंछ रहे थे। सभी की आंखें भीगी हुई थी।